प्यारे बच्चों नमस्कार। श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ राजेंद्र कुमार। हम बात कर रहे हैं 11th क्लास की हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर की। पहले चैप्टर को हमने पढ़ लिया था। दूसरे चैप्टर में अपने मेसोपोटामिया की बात कर रहे थे कि पहले लेसन में हमने पढ़ा था कि आदि मानव जो थे वो धीरे धीरे उनकी प्रजातियों में सुधार आता गया और वो नगरों से शहरों की ओर अग्रसर हुए। तो ऐसा माना जाता है कि पहला नगर जो था शहर मेसोपोटामिया बसा और यहीं से लेखन कला व शहरी जीवन लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी, ऐसा मानना है। तो मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, मेसोपोटामिया के बारे में और उसके भूगोल, उसकी भूमि की जानकारी इसमें अपने पढ़ेंगे। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इराक भौगोलिक विविधता बहुत सारी उसमें भौगोलिक विविधताएं हैं। कहीं पर जंगल हैं, कहीं पर वन हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान है, मरुस्थल है। तो ऐसी भौगोलिक विविधताएं हैं। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे, पूर्वी भाग में और उत्तरी भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान बने हुए हैं जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए। धीरे धीरे वृक्ष बनते गए, वृक्षों से आगे पर्वत बनते गए और वो पर्वत श्रृंखला के रूप में आगे से आगे बढ़ते गए। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल भी देखने को मिलते हैं। झरने भी हैं, प्राकृतिक झरने और जंगली फूल। यहाँ अच्छी फसल के लिए प्राप्त वर्षा हो जाती है। अब फसल की पैदावार के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ये भी जानते हैं कि कौन से, जैसे चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर फसलें भी उसी प्रकार से बोई जाती हैं। तो जिन फसलों को जितनी वर्षा की आवश्यकता होती है तो ऐसी वर्षा वहाँ पर थी जिससे कि फसलें अच्छी होती थी। यहाँ 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। 7000 ईस्वी से लेकर 6000 ईस्वी पहले यहाँ पर खेती जो है ये मेसोपोटामिया के इराक के लोगों ने खेती को करना शुरू कर दिया था। यह खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है। स्टेपी एक प्रकार की घास है जिसके हरे भरे मैदान बने हुए हैं और भूमि जो है वो ऊंची है। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। लोग आजीविका चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए अन्य किसी व्यवसाय से पशुपालन ज़्यादा करते हैं। तो पशुपालन उनकी जीविका का एक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती रहती है। जैसे जंगली पशु है, पशु पालन जो मानव करता आया है पहले से, तो इराक के लोग भी करते थे। उनकी आजीविका का सबसे बड़ा साधन जो था भेड़ बकरियां जो थी वो सर्दी ऋतु के बाद या सर्दी की वर्षा आने के बाद में छोटी छोटी झाड़ियाँ उग आती थी जिससे भेड़ बकरियाँ अपना पालन पोषण किया करती थी। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। अब पूर्व में दजला की जो सहायक नदियाँ हैं वो ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का एक बहुत ही अच्छा साधन है। परिवहन, लोग अपने नाव वगैरह में बैठकर नदियों में से ईरान को जा सकते हैं, ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाते हैं। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है। इराक का उत्तरी भाग जो हमने अभी यहाँ देखा, उत्तर में तो ऊंची भूमि है लेकिन इसका दक्षिणी भाग जो है वो रेगिस्तान है। इसीलिए
शुरू में इसमें कहा गया है कि भौगोलिक विविधता का देश है, भौगोलिक विविधता। और दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहां सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव यानी शुरुआत हुई। यही वह स्थान है। दक्षिणी भाग जो रेगिस्तान है, यहीं पर मानव आकर बसा शहरों की ओर, और जहां पर सबसे पहले रेगिस्तानी भाग में नगर बने और वहां लेखन प्रणाली की, लेखन कला की शुरुआत हुई। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी। इन रेगिस्तानों में ये जो रेगिस्तानी भाग थे, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा। रेगिस्तान भाग में शहर बनाने की, उनका भरण पोषण करने की अच्छी क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियों के बारे में, दजला और फरात नाम की नदियों पे ही मेसोपोटामिया शहर का विकास हुआ है। मेसोपोटामिया शहर पड़ा है, तो दजला फरात की नदियों को अपने जानते हैं। तो दजला फरात नाम की जो नदियां थी वो उत्तरी पहाड़ों के ऊपर से गुजरती थी। अब वहां से गुजरने के कारण वहां की जो उपजाऊ बारीक मिट्टी थी उत्तरी पहाड़ की, उसको वो बहाकर अपने साथ ही ले आती थी। तो इसीलिए दक्षिणी भाग जो था वो रेगिस्तान तो था ही, लेकिन दजला फरात नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा अब उपजाऊ भाग बन गया। वहां पर कृषि होने लगी, धीरे धीरे वहां पर फसलें होने लगी, नगर बसे, नगरों का विकास हुआ और लेखन क्रिया वहां पर शुरू हुई। आगे हम बात करते हैं, जब इन नदियों में बाढ़ आती है, आसबी आती है, अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में लाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहां जमा हो जाती है। बाढ़ आने के समय जब खेतों में पानी लाया जाता है तो नदियां जो उत्तरी भाग की पहाड़ों की बारीक मिट्टी को बहाकर जो अपने साथ लाती है, उससे उपजाऊ खेत बन जाते हैं। वो खेतों में उपजाऊ मिट्टी रह जाती है। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती है। दजला नदी फरात नदी के बारे में ही चर्चा हो रही है। तो फरात नदी जो है रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद उसकी कई धाराएं बंट जाती है। वो अपनी कई धाराओं में अलग अलग दिशाओं में बहने लगती है। कभी कभी तो इन धाराओं में भी बाढ़ आ जाती है और पुराने जमाने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी। बाढ़ आज भी आती है, लेकिन कई बार ये जो धाराएं थी ये नहर का काम करती थी और सिंचाई के काम जो है ये आती थी। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई इन दाल और गेहूं, जो मटर, मसूर, गेहूं जो अनाज है, गेहूं अनाज है, जो मटर, मसूर ये दाल है, इनकी सिंचाई फरात नदियों की जो कई शाखाएं थी उनसे की जाती थी और वहाँ इनकी खेती होती थी। रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। रोम जो साम्राज्य था वहां पर जितनी भी पुरानी व्यवस्थाएं थी उन सारी पुरानी व्यवस्थाओं में मेसोपोटामिया की जो खेती थी वो सबसे ज्यादा लाभ दिया करती थी, सबसे ज्यादा खेती वहां होती थी। हालांकि वहां फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। वर्षा की कमी तो रहती थी, लेकिन वहां जो फरात नदी है वो उनके लिए नहर का काम किया करती थी, इसलिए शायद वहां फसलें बहुत अच्छी हुआ करती थी। खेती के अलावा हम बात करते हैं भेड़ बकरियां, स्टेपी घास के मैदान, पूर्वोत्तर मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर
ये भेड़ बकरियां पाली जाती थी। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफी ऊंचाई पर तो होते थे, जिनसे भारी मात्रा में भेड़ बकरियों से मांस, दूध, ऊन ये आदि कई प्रकार की वस्तुएं उनसे प्राप्त होती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों की भी कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। खजूर के पेड़ जिसको अपने पिंड कह देते हैं, तो ये खजूर के पेड़ से भी अच्छी खासी उपज वहां के निवासियों को मिलती थी। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। ग्रामीण समृद्धि जैसे गांव बसे, गांव में अन्य कई प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं से वो गांव संपन्न हो गया, तो उसने एक शहर का रूप ले लिया। तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमें शहरी जीवन के बारे में हमें जानकारी कर लेनी चाहिए कि शहरी जीवन जो है ये कैसा था, शहर के लोग कैसे थे, क्या व्यवसाय ये लोग ये करते थे। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है। कांसा जो है ये तांबा और रांगा इसके मिश्रण से बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं बनाने, फर्नीचर में इन मुद्राओं को जड़ना, सीपियों को काटना आदि काम के लिए धातु के औजारों की जरूरत तो पड़ती थी। मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के ही होते थे, जैसे कि भाले के आगे जो नोक लगी है वो कांसे की ही होती थी। तो शहरों में इस प्रकार का काम जो है वो किया जाता था। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, अपने अन्य साथियों को भी बताएं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसके आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।